पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था मिरर्स के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। आज हम पढ़ते हैं लेंसेज के बारे में। पिछले वीडियो में मैं आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और उनके जो लॉज थे वो बता चुका था। आज हम शुरू करते हैं लेंसेज से। तो लेंस क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखा दूं इसमें से निकाल करके। डेफिनेशन पर हम बाद में जाएंगे। ये लेंस है जी, ठीक है, ये चीज लेंस है। आप देख सकते हैं कि आपको इस लेंस के आर पार दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर मैं इस लेंस को हटा लूं तो ये देखिए ये कॉन्वेक्स लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये आपको ऐसे भी दिखाई दे जाएगा और जब आप इसको लेंस के अंदर से देखेंगे तब भी आपको दिखाई दे जाएगा। यानी कि इस लेंस से क्या हो रहा है, जो लाइट है वो आर पार हो रही है, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये। और इसके दो सरफेस है। आप देखिए अगर मैं इसको इस तरह पकड़ूं तो एक सरफेस तो ये है और एक सरफेस आपका इस तरफ है, ठीक है। तो दो सरफेसेस हैं इसके और ये कांच से यानी कि ग्लास से बना हुआ है और ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यानी कि इसके आर पार लाइट जा सकती है, ठीक है। और आप अगर देख पा रहे हो तो इसके जो दोनों सरफेसेस हैं वो प्लेन नहीं है पूरी तरह। आपको देखने से प्लेन लग सकता है लेकिन ये दोनों सरफेस, ये वाला सरफेस भी और ये वाला सरफेस भी, ये दोनों सरफेस थोड़े से कर्व्ड हैं, थोड़े से बाहर की तरफ उभरे हुए हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखने की कोशिश करें तो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है, ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेसेस से घिरा हो। ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और एक सरफेस इसका यहाँ है, एक सरफेस यहाँ है, तो ये दो सरफेसेस से घिरा है। और खास बात ये है कि इन दोनों सरफेसेस में से या तो दोनों ही सरफेस स्फेरिकल हो, कर्व्ड हो, या फिर कम से कम एक सरफेस जरूर कर्व्ड हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों भी कर्व्ड हो और ऐसा भी हो सकता है कि एक कर्व्ड हो और एक प्लेन हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्लेन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों हिस्से प्लेन हो जाएंगे, दोनों सरफेस प्लेन हो जाएंगे तो फिर वो लेंस नहीं बनेगा, सिंपल ग्लास बन जाएगा। जैसे कि आपकी घर में अगर खिड़की पर कोई शीशा लगा हुआ हो उस तरह का शीशा वो बन जाएगा। क्योंकि आप देखिए खिड़की में जो शीशा लगा होता है वो दोनों तरफ से बिल्कुल प्लेन होता है, यहां से भी एकदम फ्लैट होता है और यहां से भी एकदम क्या होता है, फ्लैट होता है, तो वो लेंस नहीं होता। तो आप ये देख सकते हैं कि लेंस होने के लिए जो दो सरफेस होते हैं, एक फ्लैट हो जाए चलेगा लेकिन दूसरा फ्लैट ना हो, तो एटलीस्ट एक या फिर दोनों के दोनों सरफेस ही कैसे होने चाहिए, कर्व्ड होने चाहिए, स्फेरिकल होने चाहिए, उनके अंदर थोड़ा सा कर्व होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये लेंस की डेफिनेशन रहेगी, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके दो सरफेसेस हैं और दोनों ही या तो स्फेरिकल हैं या कम से कम एक स्फेरिकल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लेंस कितनी तरह के होते हैं। लेंस होते हैं दो तरह के, कॉन्वेक्स लेंस जैसा कि आप यहां देख सकते हैं और कॉनकेव लेंस। अगर ऐसा है कि ये जो दो सरफेस हैं तो ये वाला सरफेस भी और ये वाला सरफेस भी दोनों ही बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट हैं, बाहर की तरफ दोनों कर्व्ड हैं, तो वो लेंस बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। और अगर उल्टा हो कि ये दोनों सरफेस, ये वाला भी अंदर की तरफ और ये वाला सरफेस भी अंदर की तरफ धंसे हुए हों, ठीक है, डिप्रेस्ड इनवर्ड्स हो या कह लो कि कर्व्ड इनवर्ड्स हो, तो उस लेंस को कहा जाता है कॉनकेव लेंस। ये जो लेंस मेरे हाथ में है आप अभी देख पा रहे होंगे, अगर इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो आपको लग रहा होगा कि ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि इसका ये वाला सरफेस भी और इसका ये वाला सरफेस भी थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। लैब में जाकर के आप जो है इन लेंसेज को देख सकते हैं, अपने हाथ से छू करके देख सकते हैं। और जब आप इनको छू के देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में से थोड़ा सा कैसा होता है, मोटा, शायद आपको नजर भी आ रहा हो, थिक होता है। और जैसे जैसे आप इसके किनारों की तरफ जाएंगे, यहां जाएं या फिर नीचे की तरफ जाएं, तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा पतला होता जा रहा है। ये चीज मैंने इसके अंदर यहां लिख दी है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब मैं आपको कॉनकेव दिखाता हूं, ये देखिएगा कि कॉनकेव शायद आपको देखने से ही नजर आ रहा हो कि ये जो कॉनकेव लेंस है ये बीच में से पतला होता है और जैसे जैसे आप किनारों की तरफ आएंगे इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस बढ़ती रहेगी। और देखो इसके पास भी दो सरफेस हैं, ये वाला सरफेस है और एक ये वाला सरफेस है। और शायद आपको लग रहा हो कि ये वाला सरफेस भी अंदर की तरफ धंसा हुआ है और ये वाला सरफेस भी अंदर की तरफ धंसा हुआ है, यानी कि दोनों सरफेस इसके कर्व्ड इनवर्ड्स हैं या फिर आप कह लो डिप्रेस्ड इनवर्ड्स हैं।
अब कन्वेक्स को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कॉनकेव को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है, अगर मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश करूं थोड़ा सा, हालांकि ये चीज हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिएगा, ये देखिए आप, बीच में से मोटा है और किनारों से ये पतला है, ठीक है। तो लाइट इस तरफ भी आर पार जा सकती है, इस तरफ भी आर पार जा सकती है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ठीक है ना। आप वैसे भी देख सकते हैं कि ये बाहर की तरफ और ये बाहर की तरफ उभरे हुए हैं दो स्फेरिकल सरफेस, और स्फेरिकल इसलिए है क्योंकि इसमें भी जरा सा कर्व है और देखो इसमें भी कर्व है, ये पूरी तरह फ्लैट नहीं है। सिमिलरली यहां भी आप देखिएगा, इसमें भी कर्व है और इसमें भी कर्व है, ये भी फ्लैट नहीं है। तो ये दोनों लेंस हैं, ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स है। ये बीच में से पतला है, ये बीच में से मोटा है, ये किनारों से मोटा है, ये किनारों से पतला है। अब देखो, जब आप क्या करेंगे, पैरेलल रेज गिरवाएंगे तो वो लेंस में से पास होने के बाद ये देखिएगा, पहले तो दूर दूर थी, फिक्स दूरी थी, यहां पर भी फिक्स दूरी थी, फिर वो पास आ गई और यहां कन्वर्ज हो गई। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, अपने ऊपर गिरने वाली पैरेलल रेज को प्रिंसिपल एक्सिस पर एक जगह कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज होती हैं रेज, हम हालांकि इसको आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इस पॉइंट को जहां रेज कन्वर्ज होती हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली कॉनकेव में क्या होता है, वही पैरेलल रेज अगर आप इस लेंस पर डालते हैं, वही पैरेलल रेज, तो देखिएगा यहां तक तो दूरी इनके बीच की ठीक थी, लेकिन आगे आप देखिएगा दूरी बढ़ रही है, ठीक है। हालांकि ये वाली बीच वाली रे और ये वाली बीच वाली रे जो है क्या कर रही है, आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सीधी आकर के सीधी निकल रही है, ये भी सीधी आकर के सीधी निकल रही है, इनका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। ऐसा होता है क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से ये पास हो रही है। आगे हम पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इसको, क्योंकि इसने रेज को डाइवर्ज कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और देखिए, ये इस तरफ तो मिलने से रही, तो जब आप इनको पीछे बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे तो आपको ऐसा अपीयर होगा, ऐसा लगेगा कि ये रेज यहां मिल रही है, यहां पर रियल में मिल रही थी, यहां पर मिलती हुई अपीयर हो रही है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, और इसको भी क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो ये कन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग है। चलिए आगे हम चलते हैं थोड़ा सा अपने कुछ डेफिनेशंस की तरफ। ये देखिए, मैंने यहां क्या किया, एक ये स्फीयर ड्रॉ कर लिया, आपको लग सर्कल रहा होगा लेकिन ये स्फीयर है। आप देखिए, कागज के ऊपर 2D जो कागज है उसके ऊपर हम 3D चीजें ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये एक स्फीयर है, स्फीयर, ठीक है, जिसका सेंटर C1 है, और एक ये दूसरा स्फीयर है जिसका सेंटर C2 है। और देखिए, दोनों स्फीयर्स आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन एरिया है, आपको वो लग रहा होगा क्या, कि यहां से पतला है, बीच में से मोटा है, फिर पतला है, या फिर बोल लो कि ये भी कर्व्ड आउटवर्ड्स है और ये भी कर्व्ड आउटवर्ड्स है। तो कुल मिलाकर के कौन से लेंस की सेंस दे रहा है, ये कन्वेक्स लेंस की सेंस दे रहा है। अगर इसको पूरी तरह देखिए, जैसे मैंने पेंसिल से इसके अंदर ये दिखा रखा है आपको, ठीक है, तो अगर इसमें हम पूरा ग्लास भर दें, कांच भर दें, तो आप ये देखिए कि ये क्या बन गया है, एक कॉन्वेक्स लेंस बन गया है। जरूरी नहीं है कि लेंस जो है वो कांच के ही हों, वो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो आप चाहें तो ग्लास की बजाय ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से भी जो है लेंस बना सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जिस भी चीज से आप लेंस बनाएं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके आर पार हमें दिखाई देना चाहिए, बात ये है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हमारे कन्वेक्स लेंस को बेसिकली इस स्फीयर ने और इस स्फीयर ने मिलकर के बनाया है। इनके जो ये दो सेंटर्स हैं स्फीयर के, किन स्फीयर्स के, जिन स्फीयर्स से हमारा लेंस बना है, इनके सेंटर्स को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके सेंटर को मैं C1 बोल देता हूं, इसके सेंटर को मैं C2 बोल देता हूं। तो आप देखिए, मैंने डेफिनेशन क्या दी है, द सेंटर्स ऑफ दोज टू स्फीयर्स which form two spherical surfaces of our lens are called centers of curvature। ठीक है, देखिए ना, इस स्फीयर ने ये वाला कर्व्ड पार्ट बनाया हमारे लेंस का, और इस स्फीयर ने ये वाला कर्व्ड पार्ट बनाया, ठीक है। तो दोनों जो कर्व्ड पार्ट हैं, दोनों जो स्फेरिकल पार्ट हैं, वो आपके इन दोनों स्फीयर्स ने बनाए। तो इनके सेंटर्स को ही क्या कहा जाएगा, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर।
ठीक है। अब आप देखिएगा इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी का मतलब ऐसा एक्चुअल में तो कुछ निकलती है नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं कि अगर एक लाइन इस तरह से बिल्कुल दोनों C1 C2 में से निकले, जिसको आप यहां पर भी इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, पीछे भी इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, इस लाइन का नाम होता है जी प्रिंसिपल एक्सिस। वही मिरर की तरह है, ठीक है। और ये जो आपका लेंस बना है, इसका जो ये मिडिल पॉइंट है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट बॉडी के अंदर इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जैसे आप देखिए मिरर के केस में मैंने इस चीज को पोल बोला था। अब अपर्चर ऑफ लेंस, अपर्चर का मतलब होता है कि आपका जो लेंस है उसका डायामीटर कितना है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूं, देखिए जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस मेरे पास है, तो इस कॉन्वेक्स लेंस का जो अपर्चर है बेसिकली वो होगा कि यहां से लेकर के यहां तक इसका डायामीटर कितना है, ये कर्व्ड पार्ट, ठीक है। तो इस डायामीटर को ही क्या बोला जाता है, अपर्चर। अगर एक लेंस इतना बड़ा हो, देखिएगा इतना बड़ा, तो नेचुरली उसका डायामीटर बड़ा होगा, तो हम बोलेंगे कि उसका अपर्चर कैसा है, बड़ा है। अपर्चर बेसिकली लेंस के साइज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर मैं इसका आपको ये कागज दिखाऊं, एनवल्प दिखाऊं इस लेंस का, आप देखिएगा ये रहा एनवल्प, इसमें लिखा हुआ है साइज 50 mm। आप देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, मिलीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये साइज का मतलब बेसिकली इसके अपर्चर से ही होता है, ठीक है। तो मतलब ये जो लेंस है मेरा, आप बोल सकते हैं कि इसका डायामीटर, इसका अपर्चर या तो बोल लीजिए 50 mm या आप बोल लीजिए 5 सेंटीमीटर। अब आगे चीज है प्रिंसिपल फोकस। मैंने अभी आपको थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी पहले बताई थी, क्या कि चाहे कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस हो, हम क्या करें, अगर उन लेंसेज में से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज डाल दें, और रिफ्रैक्शन के बाद आपने देखा था कन्वेक्स लेंस में तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पर रियल में मीट कर रही थी, जबकि कॉनकेव लेंस के केस में वो रियल में मीट नहीं कर रही थी, अपीयर टू मीट हो रही थी। तो उन पॉइंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन के बाद वो जो रेज हैं कन्वर्ज या डाइवर्ज क्यों होती हैं, आने वाले सेक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। अब आगे दो डेफिनेशंस हैं, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आप समझ ही गए होंगे। जैसे हम मिरर में हर डिस्टेंस की मेजरमेंट की शुरुआत करते थे पोल से, तो लेंसेज में वो मेजरमेंट की शुरुआत हम करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के आपके फोकस तक की दूरी, प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है, और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के और आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर जो C1 और C2 थे उन तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चाहे C1 तक की दूरी हो चाहे C2 तक की दूरी हो, दोनों ही क्या कहलाएंगी, रेडियाई ऑफ कर्वेचर कहलाएंगी। तो आपने ये तो देख लिया कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है या कॉनकेव लेंस होता है, उनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और उनके दो ही प्रिंसिपल फोकस होंगे। हम आगे थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को देखेंगे। देखिए अब ये चीज क्या है, ये आप जरा ध्यान से देखिएगा। पिछली बार मैंने क्या किया था, दो स्फीयर्स को कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करवाया था कि उनका जो कॉमन इंटरसेक्शन एरिया था वो काफी आपको लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा था। देखिएगा एक बार पीछे आप, ये देखिएगा, ये है ना, काफी मोटा लेंस आपको दिखाई दे रहा है। जबकि हम जो स्टडी करेंगे 10th लेवल तक, ठीक है, या आगे भी 12th लेवल तक भी इवन, वो हम स्टडी करते हैं थिन लेंसेज के बारे में, यानी कि लेंसेज जो है वो काफी पतले पतले होने चाहिए। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, अगर मैं आपको फिर से ये लेंस दिखाऊं, ये देखिएगा, आपको लग रहा होगा कि ये बीच में से मोटा है, किनारों से पतला है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन इतना भी मोटा नहीं है जितना मैंने ड्रॉ कर दिया था। आप देखिएगा इसकी मोटाई बिल्कुल कम है, अगर आप थोड़ा सा महसूस कर पा रहे हो, ठीक है। तो इतने मोटे लेंसेज की हम स्टडी नहीं करेंगे, हम स्टडी करेंगे थिन लेंसेज की। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थिन लेंसेज होते क्या है वो देखिएगा ध्यान से आप। थिन लेंसेज का मतलब है वो लेंसेज जिनका अपर्चर उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले कम होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊं, ये जो लेंस था जिस एनवल्प में से मैंने निकाला था इसको, इस पर इसका अपर्चर तो लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, और FL का मतलब होता है फोकल लेंथ। FL का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ। और आप जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, फोकल लेंथ की दुगनी होती है। तो अगर फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर आप देखिएगा, अपर्चर जो 5 सेंटीमीटर है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है।
तो ऐसे लेंसेज जिनके अंदर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर उनका ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू देयर साइज, एज कंपेयर टू देयर अपर्चर, वो लेंसेज किस लेंस की श्रेणी में आएंगे, किस लेंस की कैटेगरी में आएंगे, थिन लेंसेज की कैटेगरी में आएंगे। अब थोड़ा सा मैंने इसको जो है ना आप ये देखिए कि ग्राफिकली या कह लीजिए कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब इसका मीनिंग आप देखिए क्या है। देखिए आपके सामने आप देख सकते हैं मैंने दो स्फीयर्स ड्रॉ किए हैं। ये स्फीयर है जिसका सेंटर C1 है और ये स्फीयर है जिसका सेंटर C2 है। और आप अगर ध्यान से देखें ये बहुत ही कम एरिया दोनों का आपस में इंटरसेक्ट हुआ है। तो पिछली बार के मुकाबले आपको ऐसा लगेगा कि काफी पतला सा लेंस है। सो दिस लेंस इज कॉल्ड थिन लेंस। ये तो ठीक है, हमने डायग्रामेटिकली बता दिया, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन जो हमने दी थी उसके अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब है देखिएगा आप ध्यान से। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आप देखिएगा ये वाला पार्ट भी कर्व्ड आउटवर्ड है, ये वाला पार्ट भी कर्व्ड आउटवर्ड है। तो कुल मिला के ये कॉन्वेक्स लेंस बना है, ठीक है। और इसका जो बिल्कुल मिडिल पार्ट है वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो इस स्फीयर का सेंटर है C1, इस स्फीयर का सेंटर है C2, इसके अंदर से ये जो रे नहीं, ये जो लाइन पास कर गई है इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप अगर ध्यान से देखें ये लेंस सपोज कीजिए कि इतना पतला है कि आप ये मान सकते हैं कि ये जो पहले स्फीयर की बाउंड्री है बिल्कुल उसके करीब लाई करता है ऑप्टिकल सेंटर। हालांकि आप कहेंगे कि जी ना तो इस स्फीयर की बाउंड्री और ना ही इस स्फीयर की बाउंड्री के एग्जैक्ट ऊपर है कौन, ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन आप देखिए जितना आप पतला मान के चलेंगे अपने कन्वेक्स लेंस को, उतना ही ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी आपके ऑप्टिकल सेंटर के पास आती रहेगी। तो हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि ये लेंस इतना पतला है कि ऑलमोस्ट ऑप्टिकल सेंटर हम इसकी सरकमफेरेंस पर भी और इसकी सरकमफेरेंस पर भी मान सकते हैं। तो आप देखिएगा ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां पर भी यही हाल है। तो क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिखाई दे रही है। फिर अगर मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही फोकस होता है, जिसकी डेफिनेशन हम दे भी चुके हैं और आगे देखेंगे भी सही। तो एक फोकस यहां पर होगा और एक फोकस आपका यहां होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस ये भी फोकल लेंथ है और यहां ऑप्टिकल सेंटर से यहां फोकस तक का डिस्टेंस ये भी क्या है, आपकी फोकल लेंथ ही है। कई बुक्स क्या करती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ट्वाइस f लिख देती हैं। F1 या F2 एक अलग बात है, लेकिन ट्वाइस ऑफ f तो लिखा हुआ है ना। F1 F2 तो इसलिए है क्योंकि जिस तरफ आपका फोकस F1 है उस तरफ ट्वाइस F1 लिख दिया, जिस तरफ आपका फोकस F2 है उस तरफ हमने ट्वाइस F2 लिख दिया। मतलब आप ये मान के चल लीजिए कि जहां C2 है वहां सारी चीजों के सबस्क्रिप्ट में 2 2 2 मिलेगा और जहां C1 है वहां सबके सबस्क्रिप्ट में 1 1 1 मिलेगा। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए इसका मीनिंग ये है कि क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आपके फोकस के मुकाबले दुगनी दूरी पर है, तो अगर यहां से यहां तक की दूरी आप स्मॉल f बोलेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी आप क्या बोल देंगे, स्मॉल ट्वाइस f। ठीक है बात ये। तो आप ये मान सकते हैं कि जो लोकेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर की वो इस फोकस के मुकाबले दुगने डिस्टेंस पर है। तो अगर आप इस पॉइंट को F1 बोलेंगे तो इसको आप ट्वाइस F1 बोलेंगे। सिमिलरली इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को, ठीक है, तो अगर आपने इसको फोकल लेंथ बोलेंगे, लेकिन अगर आपने इस पॉइंट को F2 बोल दिया तो ये पॉइंट इससे दुगनी दूरी पर, उसको आप क्या बोल देंगे, ट्वाइस F2। वैसे आप लिखने को C1 C2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको बुक्स में ट्वाइस F1 ट्वाइस F2 या सिंपली 2F लिखा मिलेगा। आपके 10वीं के लेवल तक जो हम स्टडी करते हैं उसमें क्या होता है, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस जो है दोनों बराबर मान के हम लोग चलते हैं, यानी कि इक्वी कन्वेक्स लेंस होता है। इक्वी का मतलब उसको जो बनाने वाले स्फीयर्स हैं वो इक्वल रेडियस के होंगे। तो इस वजह से आपका ये भी डिस्टेंस सेम होगा, ये भी डिस्टेंस सेम होगा। तो 2F2 2F1 की बजाय बुक जो है 2F लिख देती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और मिरर्स की तरह यहां पर भी एक रिलेशन होता है क्या, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, दुगनी होती है। ये मैंने यहां लिखा है, ठीक है। और आप यहां देखिएगा यहां से लेकर के यहां तक ये जो लेंस है इसका अपर्चर तो स्मॉल है, अपर्चर स्मॉल है, और अपर्चर के मुकाबले जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो काफी बड़ी है, इसलिए इसको हम थिन लेंस की कैटेगरी में शामिल करेंगे।
अब अगर सेम चीज को मैं कॉन्वेक्स की बजाय यहां आपको कॉनकेव लेंस ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये देखिएगा ये वही स्फीयर्स हैं दोनों, ठीक है। अब की बार मैंने क्या किया है, सिर्फ दोनों स्फीयर्स को आप देख सकते हैं ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो इंटरसेक्ट नहीं है इन दोनों के बीच में। तो मैंने क्या किया, यहां से लेकर के यहां तक का पहले स्फीयर का स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लिया और दूसरे स्फीयर का यहां से लेकर के और यहां तक का स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लिया। अब आप ये मान लीजिए कि ये वाला और ये वाला जो पेंसिल से मैंने ड्रॉ कर रखा है इसको आप भूल जाइए कि ये ड्रॉ किया था हमने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर से इस तरह मिला दीजिए, नीचे से इस तरह मिला दीजिए और इसके अंदर सपोज कीजिए जैसे कि मैंने आपको मैंने पेंसिल का ड्रॉ दिखा रखा है। सपोज कीजिए आपने यहाँ पूरा कांच भर दिया, ग्लास भर दिया, तो आप ये देखिएगा ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम तैयार हो गया जिसका ये वाला सरफेस भी बल्ज्ड इन डिप्रेस्ड इनवर्ड्स है, ये भी डिप्रेस्ड इनवर्ड्स है, बीच में से पतला है, किनारों से मोटा है। तो ये कौन सा लेंस बन गया, आपका कॉनकेव लेंस बन गया। और अगेन वही C1 C2 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके भी हैं, वही फोकस इसके भी हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसकी भी है, ऑप्टिकल सेंटर इसका भी है, फोकस भी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है। वो डेफिनेशन सारी बिल्कुल पिछली तरह ही सेम रहेंगी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मेन चीज आपको पता चल गई होगी कि जो आपका कॉनकेव लेंस है वो बीच में से पतला होता है, डिप्रेस्ड इनवर्ड्स होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस जैसा कि आपने पीछे देखा था वो बल्ज्ड आउटवर्ड होता है यानी कि कर्व्ड आउटवर्ड होता है, ठीक है। और ये भी आप देखिएगा सरफेस, इसको अगर आप सरफेस नंबर 1 बोल देंगे, इसको सरफेस नंबर 2 बोल दीजिए तो दोनों सरफेस कर्व्ड हैं। यहाँ पर भी आप वही देख रहे थे, इसको सरफेस नंबर 1 बोल दो, इसको सरफेस नंबर 2 बोल दो, दोनों कर्व्ड हैं। नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, इसको 1 बोलिए, 2 बोलिए, इसको 2 बोलिए, 1 बोलिए, आपकी मर्जी है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं हमारे, और हम देखते हैं कि क्यों हम इन लेंसेज को यानी कि कन्वेक्स को कन्वर्जिंग और कनकेव को डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, और क्यों इनमें से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रेस थी, ठीक है, वो कब आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पर रियल में मीट करेंगी और कब आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पर रियल में मीट नहीं करेंगी। तो वो चीजें आपको समझाने के लिए मैंने ये एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया है। तो आप नीचे देखिएगा मैंने लिखा हुआ है ये कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो हम जरा ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये मैंने अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि डायग्राम में बहुत सारी रेज हैं, कोई डॉटेड है, कोई डार्क है, कोई यहाँ जा रही है, कोई वहाँ जा रही है, समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन आप अगर बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझेंगे ये बेहद आसान है। अब देखिए इसमें है क्या, सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि आप सब चीजों को नेग्लेक्ट कर दीजिए, बिल्कुल भूल जाइए कि कोई चीज यहां पर प्रेजेंट है। सिर्फ जिस चीज पर आपको ध्यान देना है वो है आपका कन्वेक्स लेंस। तो देखिएगा ये पहला कर्व्ड सरफेस आउटवर्ड्स, दूसरा कर्व्ड सरफेस आउटवर्ड्स। तो आप देखिएगा ये कौन सा लेंस हो गया है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया है, ठीक है। और इसका बिल्कुल जो मिडल पॉइंट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। और देखिएगा इस कर्व्ड पार्ट का जो सेंटर है, यानी कि अगर मैं मान लूं कि ये एक जो कर्व्ड पार्ट है किसी स्फीयर का हिस्सा है, तो इसका नेचुरली आप समझ गए होंगे, इसका सेंटर आपको इस तरफ मिलेगा जिसको मैंने C1 नाम दे दिया है, और इस कर्व्ड पार्ट का सेंटर आपको इस तरफ मिलेगा जिसको मैंने किसका नाम दे दिया है, देखिए C2 का नाम दे दिया है। तो मैंने मान लिया है कि ये जो कर्व है इसको मैं बोलूंगा कर्व नंबर 2, और जो ये कर्व है इसको मैं बोलूंगा कर्व नंबर 1। आप किसी को भी 1 2 बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ ऐसा कर लिया है कि इस कर्व को अगर मैंने 1 बोल दिया ना, इस कर्व को अगर 1 बोल दिया तो क्योंकि इसका सेंटर इस तरफ होगा तो उसके सेंटर को भी मैंने आप देखिएगा C1 बोल दिया है। तो आप इतना जरूर कीजिएगा कि जो चीजें आप 1 1 1 लिखने जिनके सबस्क्रिप्ट में जा रही हैं उनको एक तरफ रहने दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, और जिन चीजों के सबस्क्रिप्ट में 2 2 2 हो उनको आप एक तरफ रखिएगा। तो देखो क्योंकि इस कर्व को मैंने बोल दिया कर्व 1, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस साइड होगा, उसको मैंने C1 बोल दिया। इसको बोल दिया कर्व 2, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा जिसको मैंने C2 बोल दिया। और देखिएगा ये जो आपको बीचों बीच लाइन सी नजर आ रही है ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये सोचा कि यहां पर मैं एक लेजर लाइट रख देता हूं बिल्कुल इस तरीके से, जिससे एक बिल्कुल सीधी रे चलेगी 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 और पॉइंट ए पर इंसिडेंट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं लेंस के ऊपर ऐसी रेज
डालने जा रहा हूं, इंसिडेंट करने जा रहा हूं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। जैसे देखिए, ये मान लीजिए एक्स पॉइंट से एक रे निकली और ए पॉइंट पर वो गिर गई, तो ये एक्स ए आपके पॉइंट ए के लिए कैसी है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि अगर ये लेंस है तो इसके आसपास यहां भी एयर है, लेकिन इसके अंदर कौन है, ग्लास, यानी कि कांच का ये बना हुआ है। तो मैं ये मान लेता हूं कि इस लेंस के अंदर तो सारा ग्लास है जो कि एक डेंसर मीडियम है, और इसके बाहर हर जगह क्या है, एयर है जो कि एक रेयरर मीडियम है। तो आप ध्यान से देखिए, समझ गए होंगे अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाने जा रहे हैं कि जब आपकी एक्स ए रे एयर से ग्लास में जाएगी तो नेचुरली वो रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर एक रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ती है। तो सबसे पहले तो हम ये ड्रॉ करेंगे कि नॉर्मल कहाँ होगा। देखिए, नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही ड्रॉ करते हैं। तो ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ए, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल चीज़ों पर, यानी कि कर्व्ड चीज़ों पर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करने जाएं तो उस पॉइंट को सिंपली सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दें। ये मैंने आपको मिरर्स के केस में भी बताया था। और देखिए, क्योंकि पॉइंट ए आपके इस कर्व पर है, इस कर्व पर जिसका नाम मैंने दिया है कर्व नंबर 2, तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि पॉइंट ए को C1 से मिला दीजिए। अगर जो बच्चे रट्टा मारते हैं वो तो ये सोचेंगे कि सर ने ये बोला था कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिला दीजिए, तो चलिए C1 भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ए को हम C1 से मिला देते हैं। नहीं, आप देखें, ए जो है वो इस कर्व्ड पार्ट पर प्रेजेंट है और इस कर्व्ड पार्ट का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C2 है भाई, C1 नहीं है। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, C2 से एक डॉटेड लाइन निकाल ली, इस तरह और पॉइंट ए को मिला करके मैंने आगे तक बढ़ा दिया और यहां लिख दिया मैंने नॉर्मल ऑन ए। ये बात ठीक है। अब देखिए, इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ ही जो एंगल बना रही है इसको मैंने बोल दिया एंगल आई। और देखो, इस रे को अगर मैं ओरिजिनल डायरेक्शन इसकी ड्रॉ करूं, ओरिजिनल डायरेक्शन का मतलब है कि अगर इसका रिफ्लेक्शन ना होता तो ये सीधी चलती। तो मैंने यहां तक तो इसको बना दिया डार्क, आगे मैंने देखिए डॉट 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 करके आगे लिख दिया ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ एक्स ए। एक्स ए का मतलब एक्स से ए जो रे आ रही है उसकी ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब होगा ये कि ओरिजिनल डायरेक्शन, देखिए ये है नॉर्मल हमारा, ये नॉर्मल है, ये नीचे की तरफ है ना, ओरिजिनल डायरेक्शन से नीचे की तरफ है। तो क्योंकि रे हमारी नॉर्मल की तरफ मुड़ती है तो ये रे क्या करेगी, इस तरह ना जा करके रिफ्रैक्शन करेगी और नीचे की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाएगी ऐसे। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो मैंने ये आगे डार्क दिखा दी, ए से लेकर के चलती चलती रे कहाँ आ गई, बी तक। और अंदर वो देखो बिल्कुल सीधी ही चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि अंदर तो सारा ग्लास है, ठीक है। तो और कोई मीडियम तो है नहीं, तो एक मीडियम में तो रे क्या करती है, जिस डायरेक्शन में जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहती है। तो ए से आप देखिएगा बी की तरफ आ गई। तो आप देखिए, इस डॉटेड लाइन से रे थोड़ा सा नीचे की तरफ यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ गई और बी तक आ गई। अब देखिए, अगर आगे भी ग्लास होता तो ये जो ए से बी की तरफ रे चल रही है ये यूं ही चलती रहती, ऐसे ही। मैंने इसलिए लिख दिया ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ ए बी। ए बी का मतलब है ए से बी की तरफ जो रे चल रही है उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन। लेकिन आप देखिए, ए से बी तो वो चलेगी, लेकिन बी से जब वो बाहर आ रही है तो फिर वो ग्लास से कहाँ आना चाह रही है, एयर में, यानी कि एक डेंसर मीडियम से कहाँ आना चाह रही है, रेयरर मीडियम में। और अगर ऐसा होगा तो आप देखिए वो कहाँ मुड़ेगी, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी। तो अब हमारा फर्ज है बी पर नॉर्मल ड्रॉ करना। तो क्योंकि बी इस कर्व्ड पार्ट पर है जिसको मैंने बोला है कर्व 1, तो आप बी को किससे मिलाएंगे, C1 से। देखिए C1 से मैंने बी को मिला दिया और इस पर लिख दिया नॉर्मल ऑन बी। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अब देखिएगा आप, अगर हमारी रे ए इस डायरेक्शन पर चलती, ठीक है, अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो, लेकिन क्योंकि वो ग्लास से एयर में आ रही है तो वो क्या करेगी, डेंसर से अगर रेयरर मीडियम में आ रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, यानी कि वो ऊपर की तरफ नहीं मुड़ेगी। क्योंकि अगर वो ऊपर की तरफ मुड़ती तो हम बोलते कि वो टुवर्ड नॉर्मल जा रही है, तो वो इस रास्ते को छोड़कर के नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपका C1 से लेकर के B तक का नॉर्मल है, हमारी जो बी से निकलने वाली रे है वो बी से लेकर के और ये F2 पॉइंट तक आई है, ठीक है। तो आप नेचुरली देख लीजिएगा कि वो नॉर्मल से दूर हटी है, ठीक है। तो आप ये देखिए, इस रे के साथ बेसिकली 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। एक बार तो जब वो
एयर से ग्लास में घुसी थी पॉइंट ए पर, और फिर जब वो पॉइंट बी पर ग्लास से कहाँ घुसना चाह रही थी, वापस एयर में घुसना चाह रही थी। 2 बार उसके साथ रिफ्लेक्शन हुआ। तो कुल मिलाकर के ये रे ऐसे चली थी, फिर थोड़ा सा ऐसे नीचे मुड़ गई, फिर यहाँ जाना चाहिए था, नहीं, फिर ये ऐसे नीचे मुड़ गई। ठीक है, तो मुड़ करके आप ये देखिए वो प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पर काट रही है। ये बात आपको समझ में आई है? ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन में आप पीछे जाकर के अगर देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, आपको सिर्फ वो ध्यान रखनी है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर में से कोई भी लाइट किरण निकलती है, चाहे वो ऐसे निकले, चाहे वो ऐसे निकले, चाहे वो सीधी यूं निकले, चाहे वो सीधी यूं निकले, उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता। ये खास प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल सेंटर की। ठीक है, ये आपको एक प्रॉपर्टी के तौर पर ही ध्यान रखना है। इसका कोई आप प्रूफ सोचें तो वो आपके लेवल तक नहीं है। तो आप ये मान लीजिएगा कि रे नंबर 1 तो यूं चल के ऐसे मुड़ के, फिर ऐसे मुड़ के आप देखिएगा इस पॉइंट पर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है। रे नंबर 2, अब क्योंकि रे नंबर 2 बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी। तो जिस डायरेक्शन से वो रे आई थी उसी डायरेक्शन में वो आगे निकल जाएगी। तो आप देखिएगा दोनों रेस जो कि पीछे तो पैरेलल थी, जब तक वो लेंस के ऊपर नहीं पड़ी थी तब तक वो पैरेलल थी, लेकिन जब लेंस में से पास कर गई तो दोनों इस पॉइंट पर आपको नहीं लग रहा कि एक्चुअल में मीट कर रही हैं। ठीक है, तो नेचुरली 2 रेज के बीच का जो डिस्टेंस था उसको कम करके और कम करके यहां मिला दिया। तो इसीलिए इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये लेंस कन्वर्ज कर देता है रेज को। कन्वर्ज करने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, उनके बीच के डिस्टेंस को कम करके उन्हें पास ला देता है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवाता है। तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होती हैं वो जब आपके लेंस से रिफ्रैक्शन फेस करती हैं, तो रिफ्रैक्शन फेस करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं, जो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस। और आप अगर यहां ध्यान से देखें, आई और आर आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे ने ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो एक्स ए जो रे थी वो ए पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे थी, लेकिन जो ए बी रे है आप देखिए वो इस तरफ जा रही है, तो वो पॉइंट बी के लिए इंसिडेंट रे है। ठीक है ना, हालांकि कई लोग बोलेंगे कि ए बी जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, बिल्कुल वो रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन क्योंकि पॉइंट बी पर वो इंसिडेंट हो रही है आकर के, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बी के लिए इंसिडेंट रे। और ये जो है ना BF2, ये जो रे है ये आपके पॉइंट बी के लिए क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। देखिए सिंपल सी बात है, जिस भी पॉइंट पर जो रे आकर के गिर रही है उसको उसके लिए इंसिडेंट रे बोल दो, और उससे निकलने वाली जो रे है उसको आप बोल दो उसके लिए रिफ्रैक्टेड रे। तो एक्स ए के लिए, पॉइंट ए के लिए इंसिडेंट है, और ए बी पॉइंट ए के लिए क्या है, रिफ्रैक्टेड। सिमिलरली ए बी पॉइंट बी के लिए क्या है, इंसिडेंट रे है, और BF2 आपके पॉइंट बी के लिए क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। मैंने जो BF2 है उसके नीचे लिखा है फाइनली रिफ्रैक्टेड रे। फाइनली का मतलब है कि ये रे अब दोबारा से लेंस के अंदर नहीं घुसेगी। देखिए ना, ए से लेकर के बी तक तो उसको लेंस के अंदर ट्रेवल करना पड़ा, वो पहले भी एयर में थी और बाद में भी एयर में आ गई, तो वो फाइनली अब बाहर निकल चुकी है, तो इसको आप फाइनली रिफ्रैक्टेड रे, या कई बुक्स इसको बोलती हैं एमरजेंट रे। एमरजेंट रे भी आप इसको बोल सकते हैं। एमरजेंट का मतलब होता है फाइनली बाहर निकल के आना। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट बी के लिए देखें तो आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोल सकते हैं I1 और इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बोल सकते हैं R2। देखिएगा पॉइंट बी पर ये वाली चीज नॉर्मल है जिसके ऊपर मैंने लिखा है नॉर्मल ऑन बी, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट ने जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड लाइट ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कई लोग एंगल R2 को एमरजेंस एंगल या एंगल ऑफ एमरजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि वही बात है, फाइनली बाहर जो रे आ रही है अगर आप उसको एमरजेंट रे बोलेंगे तो उस रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है आप उसको एमरजेंस एंगल या एंगल ऑफ एमरजेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो कोई चक्कर नहीं है। एमरजेंट रे भी आपकी बेसिकली एक रिफ्रैक्टेड रे है, और एंगल ऑफ एमरजेंस भी बेसिकली आपके लिए क्या है, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं, आई क्या है, आर क्या है, I1 क्या है, R2 क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे रे आई थी, फिर वो पॉइंट ए से थोड़ा सा नीचे मुड़ी, फिर पॉइंट बी से नीचे मुड़ी, ठीक है। रे नंबर 2 क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, दोनों रेज यहाँ पॉइंट F2 पर मिली है, इसी को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। आइए जरा रे नंबर 3 की बात भी हम करते हैं। तो आप देखिएगा जैसे एक्स वाली जो रे थी वो ए और बी पर गिरी थी, सिमिलर रे नंबर 3 पहले सी पर गिरती है, फिर वो अंदर चलती है ग्लास के, फिर डीप से बाहर निकलती है और चलते 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 यहाँ F2 पर ही क्या हो जाती है, वो कन्वर्ज हो जाती है। तो जैसे मिरर्स में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन के बाद सभी रेज एक ही पॉइंट पर मिलती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं, यहां पर भी सेम केस है कि तीनों के तीनों रेज, यहां रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। यहां पर तीनों के तीनों रेज क्या हैं, रिफ्लेक्शन के बाद एक ही कॉमन पॉइंट पर गिरती हैं। रे नंबर 3 के लिए आप अपने आप कर लेंगे कि ये रे नंबर 3 यूं थी, इस डॉटेड लाइन पर इसको जाना चाहिए था, लेकिन जब हमने यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ गई, फिर ये डी तक गई, फिर इसको बाहर इस डॉटेड लाइन पर जाना चाहिए था। तो डी पर जब आपने, क्योंकि ये इस कर्व्ड पार्ट पर है, तो यहाँ से जब आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, तो वो नॉर्मल से अवे जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ मुड़ गई, तो कुल मिलाकर के तीनों F2 पर चली गई। ये चीज़ें आप अब बड़े आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो आप ये देखा कि जो तीनों पैरेलल रे थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा हुआ कि वो थोड़ा करीब आई, फिर थोड़ा और करीब आकर के यहाँ मिल गई, वो कन्वर्ज हो गई, इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस है आपका, ठीक है। और आप देखिएगा दो फोकस में बोल रहा था कि किस लिए होते हैं लेंस के, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इस वाले कर्व्ड पार्ट का सेंटर यहाँ होगा, इस वाले कर्व्ड पार्ट का सेंटर इस तरफ होगा। अब दो फोकस क्यों होते हैं, इसमें कोई मिरर की तरह पाबंदी तो है नहीं कि आपने लाइट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरवानी है। इसमें आप देखिए ना यहाँ कोटिंग है ना यहाँ कोटिंग है, तो ट्रांसपेरेंट है। मिरर तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता ना, ये तो ट्रांसपेरेंट है। तो आप चाहें तो लाइट इस साइड से गिरवाएं, आप चाहें तो लाइट इस साइड से गिरवाएं इसके ऊपर, ठीक है। इस साइड से गिरवाएंगी तो कन्वर्ज होकर के यहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी, और अगर इस साइड से गिरवाएंगी तो वो आपस में पास आकर के इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो क्योंकि आप लाइट दो तरफ से गिरवा सकते हैं इस पर, ठीक है, तो इसीलिए इसके फोकस भी कितने होंगे, दो होंगे, क्योंकि दोनों ही आपके बेसिकली पैरेलल रेज के कन्वर्जेंट पॉइंट होंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो ही फोकस, एक इसका ऑप्टिकल सेंटर। और मैं फिर से आपको बता दूं कि ये वाला कर्व पार्ट, क्योंकि कर्व 2 था, तो इस तरफ जो चीजें हैं वो 2 2 2 आ रही हैं सारी। जो ये वाला कर्व पार्ट है ये कर्व 1 है, तो आप देखिएगा इस साइड 1 1 1 चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो दूरी है जितनी भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी उससे दुगनी है। तो अगर ये F2 है तो आप C2 को ट्वाइस F2 बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर ये F1 है तो आप C1 को ट्वाइस F1 भी बोल सकते हैं। बुक्स में आपको हमेशा F2F F2F यही लिखा मिलेगा। तो उम्मीद है ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन जो है ये या तो नॉर्मल्स हैं या फिर वो डायरेक्शंस हैं जहां पर रे को जाना चाहिए था मगर वो नहीं गई है, ठीक है। जो जिस रास्ते पर वो चल रही थी या जिस रास्ते पर वो रिफ्लेक्ट हुई हैं वो रास्ते आप देखिए मैंने डार्क लाइन से दिखाने की कोशिश की है। तो कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जस्ट रे को इंसिडेंट कीजिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ढूंढिए, उस पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, और नॉर्मल ड्रॉ करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि किस सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ करना है। फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाइए कि वो डेंसर से रेयर जा रही है या फिर रेयर से डेंसर जा रही है, ठीक है, और उसका जो रिफ्रैक्टेड पाथ है वो ड्रॉ कीजिए। आप बड़े आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। आइए इसके कन्वेक्स लेंस के बाद हम कनकेव लेंस की बात कर लेते हैं, जिसको मैंने आपको ध्यान होगा डाइवर्जिंग बोला था। इसमें मैंने ज्यादा जो है लाइनें नहीं ड्रॉ की हैं, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको इसको बता दूंगा। देखिएगा ये आप देखिए कर्व्ड इनवर्ड्स, कर्व्ड इनवर्ड्स। अब इस कर्व को अगर आप कर्व 1 बोलेंगे तो इस तरफ इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो C1 हो जाएगा। इस कर्व को अगर आप कर्व 2 बोलेंगे तो इस तरफ जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, ठीक है।
इसका सेंटर इस तरफ और इसका सेंटर आप देखिएगा इस तरफ होगा। उसके बाद आपने क्या किया, ये ऑप्टिकल सेंटर है, फिर से आपने लेजर लाइट से एक पैरेलल लाइट की रे निकाल दी। देखिएगा रे 1 यूं चली 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 ऐसे चली पॉइंट ए पर। अब क्योंकि यहां पर पॉइंट ए इस कर्व्ड पार्ट पर है तो नेचुरली आपका जो परपेंडिकुलर है, जो नॉर्मल है, वो C1 से डलेगा। तो आपने जब इसको यहाँ इस तरह से मिला दिया, ये डॉटेड लाइन, तो ये किसका काम कर रही है आपके लिए, नॉर्मल का काम कर रही है। ठीक है, तो इस रे को जाना चाहिए था इस रास्ते पर, लेकिन हवा से वो ग्लास में जा रही है, तो रेयरर से कहाँ एंटर हो रही है, डेंसर में, तो कहाँ मुड़ेगी वो, टुवर्ड नॉर्मल। तो अब की बार क्योंकि नॉर्मल थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपका ड्रॉ हुआ है, तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी ए इस तरीके से यहाँ। तो ये ए से चलती हुई कहाँ जाएगी, बी। उसके बाद आप देखिए बी से मैंने आगे एक डॉटेड लाइन निकाल रखी है। इसका मतलब ये है कि ए से बी की जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो ये है, लेकिन अब की बार क्योंकि वो फिर से ग्लास से एयर में आ रही है, तो पॉइंट बी पर आपको फिर से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओरिजिनल डायरेक्शन इसकी ये थी। तो अब आप ये देखिएगा कि लाइट की रे जो है वो डेंसर से रेयरर में आते वक्त क्या करती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये लाइट की रे अगर नीचे की तरफ मुड़ती तो हम बोलते हैं कि नॉर्मल की तरफ आ रही है, लेकिन उसको नॉर्मल से दूर जाना है। इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे, यूं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के रे नंबर 1 ऐसे आई, फिर थोड़ा सा यूं हुई, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ चली गई। रे नंबर 2 सीधी निकल जाएगी क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। सिमिलरली रे नंबर 3 भी आप देख सकते हैं, ऐसे आई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर थोड़ा सा नीचे। तो इस तरफ तीनों रेस देखिए आप क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। ठीक है, तो इनका इस तरफ तो मिलने का कोई चांस है नहीं, तो आप ऐसा कीजिए, इस रे को भी पीछे बढ़ा दीजिए कुछ इस तरीके से, इस रे को भी पीछे बढ़ा दीजिए इस तरीके से, और इस आगे वाले तीर को भी थोड़ा सा पीछे बढ़ा दीजिए ऐसे। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस पॉइंट पर तीनों रेज रियलिटी में नहीं मीट कर रही हैं, लेकिन अपीयर टू मीट आपको हो रहा है। तो यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। तो कॉनकेव के केस में क्योंकि रेज डाइवर्ज हो रही थी, उनको पीछे धक्के से बढ़ा करके हमने मिलाया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। और आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब बड़े आराम से लगा सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्ज करेगा और कॉनकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। फिर से 2 फोकस क्यों हैं इसके, देखिए अगर रेज इस तरफ से डाली गई हैं तो वो यहां आपको ऐसा लगेगा कि अपीयर टू कन्वर्ज हो रहा है, और अगर आप रेज को यहां से डालोगे तो वो इस तरफ डाइवर्ज कर जाएंगे यूं, और अगर आप उनको पीछे बढ़ा करके मिलाएंगे तो यहां आपको वो अपीयर टू मीट करेंगी। तो 2 फोकस इस केस में भी हैं। तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2 फोकस, एक ऑप्टिकल सेंटर, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो वही बात है, F2 वाली साइड C2 को ट्वाइस F2 बोल दिया, और F1 वाली साइड C1 को क्या बोल दिया, ट्वाइस ऑफ F1 बोल दिया। तो इस तरह से आप इन लेंसेज के रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज की स्टडी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना है कि रे कहाँ जाना चाहिए था, रे को कहाँ जाना चाहिए था, और वो रे नॉर्मल के किस तरफ मुड़ेगी। बड़े आराम से नॉर्मल ड्रॉ कीजिए और रिफ्रैक्टेड पाथ आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।